तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो एआई रेफर्स टू द सिस्टम दैट कंट्रोल्स नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, एनसीपीसी, and the enemies in the games, making them interact in the believable way. In Unreal Engine, behavior trees and AI controls are used for design intelligent agents that can navigate the world using pathfinding algorithms, react to players' actions such as attacking or fleeing, उसके बाद एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर लाइक सर्चिंग ग्राउंड्स और पेट्रोलिंग। अभी एआई की मदद से अनरियल इंजन में क्या हो रहा है ना कि जितना हो सके कैरेक्टर जो प्लेयर खेलते हैं वो तो प्लेयर कंट्रोल करता ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिस्टम कंट्रोल करता है या गेम कंट्रोल करता है। तो उनको प्रिसाइसली और ज्यादा शार्प और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें एक होता है कि नेविगेटिंग द वर्ल्ड यूजिंग पाथ फाइंडर एल्गोरिदम। अभी कई ऐसे गेम्स होते हैं, स्पेशली वो गेम जो 2D होते हैं या टॉप लेवल से देखा जा सकता है, जिसको कि ऐसे कुछ गेम होते हैं कि जिसमें एक कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर पकड़ने जा रहा है या फिर सर्च कर रहा है। तो क्या होता है ना कि वो गेम में एक होता है जो तो प्लेयर होता है वो खेलता है, लेकिन दूसरा जो सिस्टम का प्लेयर होता है जो विलन होता है, तो उसके लिए ये नेविगेटिव एआई यूज करते हैं, मतलब उस सिस्टम के अंदर होता है जो दूसरे प्लेयर को इंटरेक्ट कराता है। दूसरा है रिएक्शन टू प्लेयर एक्शन। अभी कॉम्बैट गेम जितने भी हो गए, जिसमें क्या होगा कि जैसे मॉर्टल कॉम्बैट है, मॉर्टल कॉम्बैट में आप एक प्लेयर कंप्यूटर के साथ जब खेलता है तो ज्यादा से ज्यादा टफ जब लेवल वो अचीव करेगा, तो ये जो एआई का सिस्टम है वो अल्गोरिदम रन करके उसके बिहेवियर को और एनहांस करते जाता है। तो ये जो होता है वो एक्शन प्लेयर में देखा गया है। दूसरी बात है एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर लाइक सर्चिंग, गार्डिंग एंड पेट्रोलिंग। अभी जैसे अनचार्टेड गेम है, अनचार्टेड गेम में भी आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा, वो जो हीरो है वो कुछ चुरा के लेके आता है टेम्पल से या कई जगह से, तो दूसरे जो लोग होते हैं ना वो ढूंढते रहते हैं या पेट्रोल करते रहते हैं। तो वैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करके कहा जाता है। डेवलपर्स कैन इंटीग्रेट वेरियस एआई फीचर्स लाइक perception, decision making and goal oriented action planning, GOAP। सो ये क्या कह रहे हैं अभी कि डेवलपर्स जो होते हैं वो एआई की मदद से और एनहांस करते जा रहे हैं गेम को, ताकि जो भी विलन कैरेक्टर है उसकी प्रिसाइशन, डिसीजन मेकिंग पावर गेम के अंदर जो है बढ़े और गेम को और अच्छी तरह से इंटरेक्टिव बनाए। उसके बाद आता है गेम एसेट। तो गेम एसेट तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने दोनों ने भी जॉब किया है गेम एसेट के अंदर। सो गेम एसेट में आता है 3D मॉडल्स, जो कि अलग अलग इसमें भी बनते हैं। माया हो गया, उसके बाद ब्लेंडर हो गया। तो ऐसी जगह पे 3D मॉडल्स, कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद टेक्सचर्स आते हैं एंड मटेरियल। हालांकि शेडर्स और ऑल दूसरी चीजें अनरियल में भी अवेलेबल है, यूजिंग टू गिव सरफेसेस कलर्स, टेक्सचर्स एंड विजुअल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है एनिमेशन। एनिमेशन यूज टू ब्रिंग कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट टू लाइफ। ये तो आपको पता ही होगा कि एनिमेशन जो है वो कैरेक्टर को जिंदा करता है। कैरेक्टर को एनिमेट करने के बाद जो डेड कैरेक्टर है वो पूरी तरह से जिंदा हो जाता है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउंड एंड म्यूजिक। जब पूरा गेम कॉन्सेप्चुलाइज हो जाता है गेम डिजाइन में, तो एक एक म्यूजिक की एक थीम बनती है। जैसे मॉर्टल कॉम्बैट की बहुत फेमस वो थीम है जो गेम स्टार्ट करो तो भी आती है, या और कौन सा गेम हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनकी वुकोंग। थीम है। सॉरी। वुकोंग वुकोंग। ब्लैक मैथ हाँ वुकोंग। हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनकी थीम से पता चल जाता है कि म्यूजिक आ गई है, वो गेम चालू हो गया है। और यहाँ तक कि वही नहीं कि जब भी कोई गेम के ऊपर मूवी बनती है तो वही वाली म्यूजिक वो यूज करते हैं, ताकि वो गेम के लेवल के एक्सपीरियंस को और बढ़ा सके आगे। अनरियल इंजन प्रोवाइड्स टूल्स टू import and optimize asset creating and created in software like Blender, Maya, or Photoshop, and supports creating materials and shaders directly within
गेम इंजन। तो इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे इंडस्ट्री में तो मोस्टली अनरियल के अंदर काम करने वाली जो पब्लिक है वो इंडिया में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाहर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होके उन्हें सीख के नया नया डेवलप करते जा रहे हैं। हालांकि अभी जब से मेटा मेटा ह्यूमंस और इसका एक्सपीरियंस देखा है लोगों ने, या फिर जो भी रियलिस्टिक आउटपुट अनरियल हमें दे रहा है, तो उसको देखते हुए अभी अभी इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि इंडिया में भी अभी आप देखोगे कि बड़ी बड़ी गेम कंपनियां है, जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी गेम कंपनी, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो बड़ी बड़ी गेम कंपनियां हैं वो भी अपना प्रोफाइल जब आर्टिस्ट अप्लाई करता है, अगर उसके प्रोफाइल में गेम इंजन है या अदर सॉफ्टवेयर है जैसे यूनिटी है या और भी दूसरे मोशन बिल्डर वगैरह, ये चीज़ों को देखती है कि ये अगर उस आर्टिस्ट में है तो उसका सिलेक्शन एक लेवल ऊपर आ जाता है। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है अभी के पीरियड में गेम इंजन। तो आगे बढ़ते हैं। गेम वर्ल्ड लेवल डिजाइन। तो गेम वर्ल्ड लेवल डिजाइन क्या होता है कि लेवल डिजाइन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द गेम एनवायरनमेंट where the game plays takes place, includes the planning and the layout of the levels, placing objects and enemies and interactive elements, ensuring that the world is immersed and engaging in the Unreal Engine. This helps accomplish through world building tools and lighting and atmosphere using Unreal Lighting System. और जब भी गेम एक लेवल पे क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी आर्टिस्ट जो होगा पहले एक ब्लूप्रिंट बनाएगा। स्केच बनाते हैं मोस्टली, तो आर्टिस्ट लोग जब गेम वर्ल्ड डिजाइन करने जाते हैं तो मोस्टली इसका प्रॉपर प्री प्रोडक्शन होता है पूरी तरह से। प्री प्रोडक्शन में आप देखोगे कि प्री प्रोडक्शन में पूरी तरह से स्केचेस बनते हैं कैरेक्टर्स के, गेम्स के, यस सेट्स के। सॉरी। यस यस। ओके। तो नहीं, कुछ बोलना है आपको? थ्री डायमेंशनल व्यूज में चीजें क्रिएट की जाती है। कोई कैरेक्टर को उसकी तीन साइड बताई जाती है। कोई भी हाँ, प्रॉप्स हो तो उसको थ्री बरोबर, डी व्यू में दिखाया जाता है, वो भी जिससे है। आइडिया होता है। और 2D स्केचेस भी बनते हैं पहले, जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है स्केचेस की दुनिया में। ये वाला स्क्रिप्टिंग वाला ब्लूप्रिंट नहीं। कैरेक्टर कैरेक्टर शीट भी कहा जाता है अगर कैरेक्टर्स बनाते हैं उससे। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसके लिए पहले रफ स्केच बने और उसके बाद 3D वर्ल्ड के अंदर एग्जैक्टली उनको बनाया गया पूरी तरह से। और बनने के बाद फिर उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लैंडस्केप, टेरेन्स और ये वो सारी चीजें दिखाई जाती है। लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अच्छे गेम का। जो गेम में लाइटिंग और रेंडर और फॉग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, वो हमको देखने के लिए बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा रियल लगता है, इसलिए गेम वर्ल्ड लेवल में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। तो दूसरा है UI UX। अभी UI UX क्या होता है? यूएक्स तो आइडिया नहीं। नहीं आइडिया? ठीक है। तो UI UX, एक्सक्यूज मी, ज्यादा आगे चला गया क्या? हाँ। तो UI UX बेसिकली क्या होता है कि एक होता है कि गेम जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक इंटरफेस आता है जिसमें मेनूज होते हैं, जिसमें कैरेक्टर सिलेक्शन जोन होता है। एक मतलब एक तरीके से गेम का एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है गेम स्टार्ट होने के पहले। तो उसको कहते हैं UI। UI refers to the on-screen elements that help player to interact with the game, such as menus, health bars, and involved inventory system. UX focus on how players feel when navigating the UI. Unreal Engine uses the UMG, Unreal Motion Graphics system to create interactive UIS games like, फिर उन्होंने गेम भी बताया है, UHD heads up display displays the game stats like health, ammos, and scores. In-game menus, options like saving, loading, and changing settings. Interactive elements, dialogues, quest logs, and map interface। मतलब ये कि आप जब गेम खेलते हो तो कई सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर के अलावा भी आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि जब आप कैरेक्टर को हील करते हो तो आपको देखते हो कि एक हीलिंग परसेंटेज आपको भरते हुए दिखती है। उसके बाद अगर कोई एमओ यूज करता है तो वो भी दिखाया जाता है कि कितने एमओ उसमें यूज हुए, कितने वेस्ट हुए, स्कोर दिखाया जाता है।
तो यूआई यूएक्स उससे उसका रेफरेंस है। यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई और यूएक्स जो है वो पूरे गेम में आपको हर गेम में अलग अलग रीति से देखने मिलता है। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद आता है नेटवर्किंग एंड मल्टीप्लेयर। अभी एक तो होता है सिंगल प्लेयर गेम या एक होता है मल्टीप्लेयर गेम। तो नेटवर्किंग इज अ क्रिटिकल मल्टीप्लेयर गेम allowing multiplayer to connect and interact with the shared game world. Unreal Engine supports multiplayer developments that features like dedicated servers for handling multiplayers with minimal latency. Replications ensure the player actions and events are synchronized across all the connected clients. Session management handles creating, joining and leveling game sessions। तो मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग का जो कंटेंट है इसमें, तो वो रेफर्ड होता है कि एक ही गेम में अगर बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं एक साथ, तो उसमें सबसे पहले तो मल्टीप्लेयर गेम का एक सर्वर होता है हैंडलिंग फॉर मल्टीप्लेयर्स विथ मिनिमल लेटेंसी। तब उसका वो कम से कम एफर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे, इसके लिए मल्टीप्लेयर गेम में वो नेटवर्क एंड मल्टीप्लेयर का एक सर्वर होता है। दूसरा होता है कि जो भी प्लेयर्स अलग अलग जगहों से, जैसे अभी पबजी तो वर्ल्ड वाइड खेलते हैं लोग, कोई कहाँ से ज्वाइन करता है कोई कहाँ से ज्वाइन करता है। सो एवरी प्लेयर व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के खेल रहा हूँ, आप अगर गुजरात से ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग जब गेम के अंदर मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या फिर खेलते रहते हैं साथ में, तो जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी इंटरेक्शन होगा वो एक साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, कि जो मैं देख रहा हूँ वही दूसरे प्लेयर जो है, जैसे आप खेल रहे होगे तो आपको भी वही देखना चाहिए। तो दैट सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए भी नेटवर्क एंड मल्टीप्लेयर का एक अलग से सेक्शन है इसमें, जो हम आगे देखेंगे अपने एडवांस गेम डेवलपमेंट सेशन में। और दूसरा होता है कि हैंडलिंग एंड क्रिएटिंग, जॉइनिंग एंड लीविंग गेम सेशंस। अभी हर गेम के अंदर एक बोगी तैयार की जाती है जो स्पेशली मल्टीप्लेयर्स के लिए होती है। तो कई बार सर्वर्स बनाए जाते हैं गेम के अंदर ही कि वहाँ पे अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कराया जाए और खेला जाए। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग एंड मल्टीप्लेयर गेम के अंदर आती है। दूसरी बात जो आती है वो है networking concept also converting client server architect peer to peer and authorized server for chatting prevention and effective गेम प्ले एक्सपीरियंस। अभी इसमें नेटवर्किंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप खुद का गेम बना रहे हो या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो नेटवर्किंग में ये सारी चीजें आएगी कि क्लाइंट्स के या गेम के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर गेम में जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए किस तरह के सेटिंग्स करके, नेटवर्किंग करके वो गेम बनाया जाएगा। तो दैट आल्सो कम्स इन नेटवर्किंग एंड मल्टीप्लेयर। फिर आता है हमारा, देन कम्स द गेम लूप। तो गेम लूप क्या होता है कि गेम लूप रेफर्स टू द साइकिल ऑफ एक्शंस द प्लेयर विल रिपीटेडली डू थ्रू द ड्यूरिंग गेम प्ले, सच एज एक्सप्लोरिंग द गेम वर्ल्ड, engaging in combat or puzzles, or rewarding the player with experience point, new equipment और stories। गेम लूप का मतलब है कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक, स्पेशली अगर ये गेम लूप की बात करी जाए तो एक सिंपल इसमें बताऊंगा कि जो भी क्वेस्ट वाले गेम होते हैं कि जिसमें कैरेक्टर की एक स्टोरी लाइन होती है, कैरेक्टर्स, मान लो कि अगर आपने कौन सा गेम अभी, कोई भी एक गेम ले लो जिसमें कैरेक्टर्स है, जैसे छोटा मोबाइल गेम की ही बात करो कि सबवे सर्फर है जिसमें, या टेम्पल रन है, कि जिसमें क्या होता है, गेम कैरेक्टर अपने कॉन्क्वेस्ट में निकलता है कि उसको ये अचीव करना है, और अचीव करने के बाद एक नई लेवल आ जाती है, नया स्टेज स्टार्ट होता है। या अगर कॉम्बैट कर रहा है तो एक कैरेक्टर को मार के ऊपर जाता है। तो एक एक क्या होता है ना, एक साइकिल तैयार होती है एक्शंस की भी। एक्शंस तो जो वो ड्रिवन रहेगा, जैसे भागने का रहेगा गेम तो भागने की एक्शन, और दूसरा है कि स्टोरी लाइन में भी अगर कोई प्रोग्रेशन है, तो वो सारा जो स्टोरी रिलेटेड एक्शन और गेम की साइकिल जो होती है उसे हम गेम लूप कहेंगे। अनरियल इंजन्स अलाउ यू टू डिफाइन एंड कंट्रोल दिस लूप थ्रू गेम स्टेजेस एंड प्लेयर्स स्टेट्स दैट ट्रैक प्लेयर्स प्रोग्रेस
एंड स्टेटस थ्रू द गेम। मतलब ये कि अनरियल इंजन क्या करती है कि प्लेयर का जो स्टेटस होता है कि उसने कौन से लेवल क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल कौन सी आएगी, और कब गेम पूरा, प्लेयर की जो स्टेट है वो बताता है ये गेम लूप। तो ये जो होता है गेम लूप, अनरियल इंजन इस तरह से उसे यूज करता है। तो आई गेस अपन एक ब्रेक लेते हैं अभी।